की बड़ी खबर के साथ हल देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। जेईई और नीट परीक्षाओं का विरोध किया जा रहा है। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने होगा प्रदर्शन और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन होगा। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में आज कांग्रेस का हल्ला बोल होना है। एग्जाम्स को लेकर, जेईई और नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन कांग्रेस का आज होना है। हल्ला बोल, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में भी धरना प्रदर्शन होगा कांग्रेस की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कांग्रेस हल्ला बोलने वाली है जेईई और नीट परीक्षा को लेकर। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, लगातार विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। इसके साथ मांग की जा रही विपक्ष के द्वारा कि ये एग्जाम पोस्टपोन करवाया जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, एग्जाम पोस्टपोन हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त ही, जहां पर कांग्रेस हल्ला बोलने के लिए तैयार और उत्तराखंड कांग्रेस भी इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है कि जेईई और नीट के एग्जाम पोस्टपोन हो, मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अनुसार लगभग 4000 के पार यानी 4200 से अधिक छात्रों ने अपने अपने घर पर दिन भर भूख हड़ताल भी की, प्रदर्शन भी किया, यानी सांकेतिक प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया, जिसमें मांग उठाई गई है कि कक्षा 10 और 12 सितंबर की सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं और यूजीसी नेट, क्लैट, नीट और जेईई को भी स्थगित किया जाए। तो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि एग्जाम स्थगित हों, लेकिन सरकार इसके पक्ष में। इसको लेकर विपक्ष लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। सुभाष गौड़ तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुभाष गौड़, प्रदर्शन लगातार कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर आज भी धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से होगा। बिल्कुल, आज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते देखा जा रहा है कि कई बच्चों की परीक्षा कराई जाए, इसमें नेट और जेईई मेंस के जो एग्जाम की तिथि घोषित कर दी है, उनके एडमिट कार्ड घोषित कर दिए हैं। तो कहा जा सकता है कि लगातार कोविड जिस तरीके से पूरे देश में चल रहा है, ऐसे में किस तरीके से एग्जाम करा रही है सरकार, उसको लेकर जरूर यहाँ कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार सरकार से कह रहे थे कि जो एग्जाम है इनको स्थगित कराया जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको ऑल इंडिया रैंक के एग्जाम होने हैं और कहीं सब राज्य में एग्जाम कराए जाए, लेकिन पूरी तरीके से कहीं राज्य जो सुविधाएं स्कूल में या फिर सेंटरों में एग्जाम कराए जाए वो पूरी तरीके से साफ नहीं है। कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सैनिटाइज उन जगहों को नहीं किया गया। जो बच्चे हैं वो अन्य राज्य से किसी और राज्य में एग्जाम देने आएंगे, जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए वो भी नहीं की गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोविड-19 फैलने के और कोरोना वायरस जैसे संक्रमण के बढ़ने के आसार को देखते हुए जो एग्जाम है उनकी तिथि आगे बढ़ाई जाए, इनको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि लगातार छात्रों के कहने से भी और लगातार विपक्ष के विरोध के बाद भी एग्जाम की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई, एडमिट कार्ड बच्चों को दे दिए। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सरकार, बिल्कुल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी इस पर बयान सामने। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि 6-8 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एग्जाम कराया जाना चाहिए और ये छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि और कई जो बड़े नेता हैं उनका भी यही कहना है कि जो कोरोना वायरस जैसे संक्रमण है इसको अभी खत्म होने में काफी लंबा समय लगेगा। ऐसे में जो छात्रों का भविष्य है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं पूरे साल भर इंतजार करते हैं इन एग्जामों का, ताकि उनका किसी बेहतर कॉलेज में, सरकारी जो कॉलेज है उनमें उनको जगह सीट मिल जाए। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी जो प्रकोप है अन्य राज्यों में कम है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसको खत्म होने में काफी लंबा समय लगेगा। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेला जा सकता, इसलिए उनको एग्जाम कराना बहुत आवश्यक है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। प्रीतम सिंह ये भी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कोरोना काल में फेल हो चुकी है सरकार, यही वजह है कि इसको छुपाने के लिए इस तरह का आरोप विपक्ष पर लगाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग ने जाहिर किया भारी बारिश का अनुमान। इसके साथ उत्तराखंड में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट भी जारी। अगले 4 दिन कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। 4 दिन कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। इससे पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो ही रहा है। लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई जा सके, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं। तो उत्तराखंड में मौसम की मार झेल रहे हैं लोग। लगातार भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन तक लगातार भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में भी 4 दिन का अलर्ट है और उत्तराखंड में काफी ज्यादा हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के राज्यों में भी इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रत्न नेगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रत्न नेगी, देहरादून सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार जिस तरह से मौसम कदम बदल रहा है, इसको लेकर के अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और जारी जो अलर्ट किया गया है इसका साफ तौर पर कहना है कि आप सुरक्षित रहिए, पहाड़ों में ना जाइए, क्योंकि अगर ज्यादा आवश्यकता हो तभी आप पहाड़ों की यात्रा कीजिए, क्योंकि लगातार हम पहाड़ों में देख रहे हैं अब भूस्खलन लगातार हो रहा है, पहाड़ खिसक रहे हैं, छोटे छोटे बोल्डर्स निकल के नीचे आ रहे हैं और इसमें हमने देखे कई सड़क हादसे भी यहाँ पर हुए हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश की सड़कें भी यहाँ पर बंद हुई है। हालांकि इस वक्त की बात की जाए देहरादून में इस वक्त धूप यहाँ पर खिली हुई है, हरिद्वार में धूप खिली हुई है, उधम सिंह नगर, पौड़ी और टिहरी की बात की जाए धूप खिली हुई, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है क्योंकि आने वाले अगर हम दिनों की बात करें तो संभावना है कि अधिक बरसात हो सकती है। और जब से केदारनाथ की 16-17 जून 13 की आपदा आई थी, उसके बाद से उत्तराखंड का आपदा विभाग हो, उत्तराखंड का मौसम विभाग की अगर हम बात करें या स्वास्थ्य महकमे से लेकर के टोटल लोकमान विभाग की बात हो या पूरी प्रशासनिक मशीनरी की बात हो, ये मिलकर समन्वय बनाकर काम करते हैं और कोशिश होती है कि जब भी मौसम विभाग की तरफ से कोई चेतावनी मिलती है, अलर्ट मिलता है, तो सभी जिले के जिलाधिकारी को अलर्ट यहाँ पर रखा जाता है और आपस में सभी विभागों को समन्वय बनाने की एक पहल की जाती है, जिससे कि अगर कुछ घटना घट जाती है, बादल फट जाते हैं या कोई बड़ी आपदा आ जाती है, भगवान न करे वो आए, तो इसके लिए सब पहले से ही तैयार रहते हैं। लिहाजा मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है, तो उत्तराखंड का जो प्रशासन है वो इस वक्त अलर्ट हो गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बताया ये भी जा रहा है रत्न नेगी के चमोली में काफी ज्यादा भूस्खलन हो रहा है, जिससे 3 लोग घायल भी हो गए हैं। इसके साथ गढ़वाल की अगर बात करी जाए, वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। किस तरह के हालात है? अब देखिए, चमोली की लगातार बात की जाए, जैसा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि पहाड़ में चमोली की बात करते हैं, चमोली से ही आपका भगवान केदारनाथ का रूट पड़ता है, वहाँ भगवान बद्रीनाथ का रास्ता पड़ता है, वहाँ से लोग जाते हैं। रुद्रप्रयाग की बात की जाए, हम पौड़ी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत है। तो पौड़ी और चमोली की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो वहाँ की पहाड़ की जो चट्टान है वो काफी कमजोर है। इसके साथ ही उत्तराखंड के जो ऑल वेदर रोड का जो काम चल रहा है, 4 धाम यात्रा मार्ग सुधार का जो कार्य चल रहा है, उनसे कहीं ना कहीं सड़कों को यहाँ पर कटान किया गया है, कई पेड़ काटे गए, तो चट्टाने निश्चित तौर से कमजोर यहाँ पर जरूर हुई है और लगातार पहाड़ खिसक रहे हैं। सिरोपगढ़ एक जगह है रुद्रप्रयाग रास्ते में पड़ती है, वो पहाड़ जब खिसकते हैं तो निश्चित तौर से नुकसान यहाँ पर होता है। इससे पहले भी हादसा हुआ, जो जेसीबी की मशीनें वहाँ पर चल रही है, जो ठेकेदार वहाँ पर काम करे, वो मशीनों से ही हम कह सकते हैं कि वो जमींदोज हो गए। पत्थर लगातार कब कहाँ पर गिर जाए कोई कह नहीं सकता। इसलिए जो पहाड़ के जिलाधिकारी है, जैसे कि अगर हम चमोली के जिलाधिकारी की बात करें, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी की बात करें, उन्हें खास तौर पर यहाँ पर अलर्ट किया जाता है कि इस बीच आप सावधानी बरतें और जहाँ पर डेंजर जोन जैसे पहाड़ होते हैं, जहाँ पर भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ा रहता है, वहाँ पर कोई शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि बारिश और बहुत भारी बारिश हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में 17,227 कोरोना केसेस और प्रदेश में 5,215 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 11,775 लोग रिकवर हुए हैं और उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली के थराली एसएबी ट्रेनिंग सेंटर, बिनातोली
गुरुवार को वहां पर 50 जवान रैंडम सैंपलिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। वहीं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी 117 ट्रेनी जवानों की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग ने जारी की थी। 50 जवान कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। वहां पर चमोली में रफ्तार के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण और मौतों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार की अगर बात कर ली जाए, कोरोना संक्रमित 9 मरीजों की मौत हो गई। 728 नए मामले, 251 रिकवर हुए। सबसे ज्यादा 175 हरिद्वार, देहरादून में देखिए 150, जबकि 122 मामले नैनीताल से सामने आए हैं। इसके अलावा 77 उधम सिंह नगर, 49 टिहरी, 45 उत्तरकाशी से भी सामने आए। सुभाष गौड़ तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर। सुभाष गौड़, 50 जवान रैंडम सैंपलिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं चमोली में। जी बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर कल की स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 728 कुल लोगों में प्रदेश में कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 50 जवान चमोली जिले के भी बताए जा रहे हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी तक 228 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है प्रदेश में। ऐसे में स्थितियां लगातार बढ़ती भी जा रही हैं और कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि कोरोना का कहर जिस तरीके से देखा जा रहा था कि उत्तराखंड में खत्म होने की कगार पे था, सरकार खुशियां भी उसको लेकर मना रही थी कि जल्द प्रदेश जो है कोरोना मुक्त हो जाएगा। लेकिन लगातार उसके बाद जिस तरीके से वापस मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, रोजाना 100, फिर 200, फिर 300, फिर लगातार 500 के ऊपर आंकड़ा बढ़ने लगा। और कल जिस तरीके से 728 मरीज पूरे प्रदेश में पाए गए, तो कहा जा सकता है कि अब स्थितियां और गंभीर प्रदेश में हो सकती हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कुछ डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है, इसी के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है सुभाष, क्योंकि बताया जा रहा है एम्स ऋषिकेश सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भी नए केसेस यानी कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ वहां पर भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि जब हमने जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, लगातार कोविड में काम करते हैं, या बड़े डॉक्टर्स जो हैं प्रदेश के, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि सीरियस मरीज आ रहे हैं, यानी कि स्थिति है वो गंभीर है और उसको कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत है, जो भी अब मरीज नहीं पाए जाते। तो ऐसे में अब सरकार की चुनौती इस प्रकार से हो गई है कि अब जो अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था है वो भरपूर करनी होगी। क्योंकि यदि हम राज्य की बात तो केवल दून मेडिकल अस्पताल कोविड पर बनाया गया है, जबकि ऋषिकेश एम्स में भी कुछ बेडों की व्यवस्था कोविड-19 के चलते की है, लेकिन केवल पर्याप्त 2 अस्पताल करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब ये आलम हो गया है कि संक्रमितों के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लग गया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश 1 दिवसीय उपवास पर बैठी हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और इंदिरा हृदयेश ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, जबकि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। वो प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी और बेस हॉस्पिटल में फोन करके स्वास्थ्य सुविधाओं का हालचाल लेती हैं, लेकिन मरीजों के साथ जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं ठप है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में युवतियों से बदसलूकी के मामले में जांच को पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ है और इस मामले में 2 युवकों पर युवतियों से बदसलूकी और सरकारी कार में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात 10 बजे दीप कॉलोनी में रहने वाली 2 बहनों ने चौकी इंचार्ज आशीष रावत को फोन करके कॉलोनी के 2 युवकों पर छेड़खानी और बदसलूकी का आरोप लगाया। सूचना पर सिपाही राजेश और धर्मेंद्र मामले की जांच को कॉलोनी पहुंचे थे, पर घर पड़ोस में होने के कारण मौके पर पीड़ित युवतियां भी पहुंच गई थीं। आरोप यह है कि दोनों युवक जो थे अर्जुन और अमित ने पुलिस के समक्ष युवतियों से बदसलूकी की।
और पुलिसकर्मियों के समझाने पर दोनों युवक नहीं माने, जिस पर पुलिस दोनों युवकों को चौकी ले जाने लगी। इस पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरोप है कि युवकों ने सिपाही राजेश को कमरे में खींच लिया और उस पर हमला बोल दिया। बीच बचाव को आए सिपाही धर्मेंद्र से भी हाथापाई हुई। हंगामा होने पर रात में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को थाने ले आया गया है। वहीं एसओ ने बताया है कि अर्जुन और अमित पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और युवतियों से अभद्रता बदसलूकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौकी इंचार्ज बाईपास को सूचना मिली थी, एक महिला द्वारा कॉल किया गया था कि कॉलोनी के ही उसके कुछ लड़के जो हैं वो उसके साथ अभद्रता और छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिस सूचना पे हमारी चीता पुलिस जो है उनके 2 कर्मी उसके घर पहुंचते हैं और महिला द्वारा बताया गया कि उसके पड़ोस के ही कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। चूँकि उसके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, इसलिए सिपाही जो है उससे पूछताछ करने जब उस लड़के के घर गए तो घर वालों के द्वारा सिपाहियों के साथ अभद्रता की गई, जिसमें जो है जो अभद्रता की कुछ वीडियो भी वायरल हुई हैं और उस संबंध में एक जांच भी की जा रही है। परंतु जो सिपाहियों के साथ अभद्रता की गई थी और जो महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी उस पर 2 अलग-अलग मुकदमे पंजीकृत किए जा चुके हैं थाना नेहरू कॉलोनी में और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए, इसमें ऑलरेडी रिपोर्ट मांगा है हमने और उसको एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी इसमें कार्रवाई अपेक्षित होगी ठोस कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसमें जो है बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है, उसमें भी जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से। पौड़ी जिला प्रशासन ने आखिरकार मशक्कत के बाद मानसून सीजन से निपटने के लिए शासन द्वारा भेजे गए सैटेलाइट फोन्स को नो नेटवर्क जोन में पहुंचाना शुरू कर दिया है और इस फोन्स को लेने से मना कर रहे ग्राम प्रधानों को इसकी महत्ता समझाकर बताया गया है कि आपदा दौर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कि फोन्स कितना महत्वपूर्ण जरिया है, वे भी तब जब जिले के ये क्षेत्र मोबाइल की दृष्टि से नो नेटवर्क जोन में शामिल हों। इसकी महत्ता समझाकर इनका वितरण आखिरकार प्रशासन ने खिस्रू ब्लॉक से शुरू कर दिया, जबकि इससे पूर्व ग्राम प्रधान महंगी कॉल दर के चलते इन्हें लेने से कतरा रहे थे। पौड़ी जिले से सैटेलाइट फोन्स का पहला वितरण खुर्सू क्षेत्र में उन ग्राम प्रधानों को किया गया है। इसमें सैटेलाइट फ़ोन जो है आज एसडीआरएफ की ओर से खिरसू ब्लॉक में 10 ग्राम सभाओं को ये आवंटित की गई है और सैटेलाइट फ़ोन को देने से पहले ये देखा गया है कि ऐसे गांव जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पे किसी भी कंपनी का चाहे बीएसएनएल हो, आइडिया हो, कोई भी नेटवर्क नहीं है, ऐसे गाँव को चिन्हित किया गया कि इमरजेंसी की दशा में वो शासन को, प्रशासन को, 108 को, सबको वो संपर्क कर सकते हैं। आज एसडीआरएफ के द्वारा यहाँ पर किरसू ब्लॉक में 10 ग्राम प्रधानों को हमने सैटेलाइट फोन एसडीआरएफ के द्वारा वितरित किए गए हैं। इसमें उनके बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। यहाँ पर बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं उत्तराखंड में, बहुत जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, ऐसे आपातकालीन स्थिति है, आपदा है, उस समय सूचना आदान प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा एक सुविधा है सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से उनको। वहीं कोटद्वार में लगातार बढ़ते नशे के ग्राफ को देखते हुए एसएसपी ने संज्ञान लिया। एसएसपी पौड़ी के निर्देश अनुसार नशे की रोकथाम के लिए कोटद्वार थाने की टीम गठित कर चुके हैं। टीम को सूचना मिली कि एनडीपीएस के संबंध में इस साल की बहुत बड़ी खेप कोटद्वार में बरेली और अन्य स्थानों से लाई जा रही थी, जिस पर सीआईओ ने फौरन कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।